So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स ले चुके होंगे। आपको जो कुछ भी बताया गया है पिछली क्लासेस में वो आपको याद होगा, और आप अपना रिवीजन जो है टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। रिवीजन आपको जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना आपने सीखा है उसको रिवाइज जरूर करते रहिए टाइम टू टाइम। तो चलिए आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग देखेंगे जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है सीखना अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रकाश का अपवर्तन। एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आगे आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको आप और नेक्स्ट लेवल पर सीखते जाएंगे आगे क्लासेस में, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा आनंद आएगा इसको सीखने में। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित, जो कि आपकी बुक में है और आपके सिलेबस में है। उन बिंदुओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि हमने एक कांच का स्लैब लिया। स्लैब अगर आपको नहीं पता तो ग्लास का एक टुकड़ा होता है, ग्लास बोले तो कांच। ठीक है, तो कांच का एक टुकड़ा है, बट एक प्लेट नहीं है। सिर्फ एक प्लेट नहीं है, एक पूरा क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। समझने की कोशिश करें, उसको स्लैब बोलेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा होगा कुछ। देखो दिखाने की कोशिश करता हूं, बाकी आप समझ पाए तो बताना। कुछ इस तरीके से है, ये देखिए आया समझ में। कुछ इस तरीके का एक जो है ये स्लैब है। ठीक है, अब आया होगा समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे जितना ही ऊपर से दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये कांच का आयताकार क्या है, स्लैब है। अब क्या करते हैं, जब हम प्रकाश की कोई किरण, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे की चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। प्रकाश के परावर्तन जैसा, अब प्रकाश का परावर्तन अगर आपको भी ध्यान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब इस कांच के आयताकार स्लैब से एक प्रकाश किरण जो है आपतित होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, आपतित प्रकाश किरण, जो गिरने वाली प्रकाश, आपतित मतलब गिरना। एक बात ध्यान रहे कि ये पारदर्शी है, पूरा क्या है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इधर इधर जो है, इधर इधर आर पार देखा जा सकता है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पारदर्शी है, ये ट्रांसपेरेंट है। इस किरण का नाम क्या बताया भाई मैंने, इस किरण का नाम बताया आपको, ये है हमारी आपतित किरण। आपतन मतलब क्या होता है, आपतन मतलब गिरना। तो ये किरण जो है ये गिरी है, किसके ऊपर, स्लैब के ऊपर। ये हमारी आपतित किरण है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो प्रकाश किरण के बारे में जब हमने पढ़ा था, जब प्रकाश को हम पढ़ते हैं अपनी छोटी क्लासेस में, तो एक चीज जो हमें बताई जाती बार बार, वो ये है, प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में भाई, सीधी रेखा में, चाहे कुछ हो जाए। ये कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलती है, मुड़ती नहीं है। तो इस परिभाषा के हिसाब से प्रकाश किरण को यूं गुजर जाना चाहिए था यहां से, बताइए, इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ये प्रकाश किरण जब कांच के स्लैब के ऊपर आपतित होती है और आपतन के तुरंत बाद ये अपनी दिशा को बदल लेती है। देख रहे हैं आप,
जाना इसको कैसे चाहिए था, डॉट डॉट वाली लाइन में। जा कैसे रही है, थोड़ा सा तिरछी हो गई। क्या हो गई, थोड़ा सा तिरछी हो गई। ये यहीं नहीं रुकती, ये यहीं नहीं रुकती। अब इसको यहां से आना कैसे चाहिए था भाई, इसको यहां से सीधा आना चाहिए था, लेकिन यहां से भी ये क्या करती है, यहां से भी ये स्लाइटर जो है बेंड हो जाती है। जहां जहां पर ये गिरी है कांच पर, दो सर पे दो पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक ये वाला पॉइंट। हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पर अभिलंब खींच लेते हैं, वो आगे की कहानी के लिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ अभिलंब खींच करके रखिए, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं भाई, अभिलंब बोलते हैं। इस तरीके से आपको दो अभिलंब खींचने। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की, तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो प्रकाश है जिन माध्यमों में गति करता है, माध्यम बोले तो हवा, वायु, निर्वात, कांच, जल आदि, ये सारे क्या है भाई, माध्यम है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इन सबको बोलते हैं माध्यम, मीडियम। तो प्रकाश जिस भी माध्यम में गति कर रहा है वो माध्यम दो प्रकार का हो सकता है, वो माध्यम दो प्रकार का हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे हैं तो माध्यम के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं सघन माध्यम और एक को हम बोलते हैं विरल माध्यम। अब सघन और विरल आपको याद नहीं रखना है कि ये वाला माध्यम सघन होता है, ये वाला माध्यम विरल होता है। एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन या विरल हो सकता है। क्या बोला मैंने, एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन या विरल हो सकता है। मतलब अगर आपने याद रखा हुआ है, कि कांच तो क्या है, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम। ठीक होगी बात, ये बात सही है। कांच और वायु में से कांच सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम होगी। लेकिन अगर हम बात करें कांच और हीरे में से, तो कांच विरल माध्यम होगा और हीरा जो है वो सघन माध्यम होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, आई समझ में बात। तो सघन और विरल माध्यम के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि कौन सा माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन होगा या विरल होगा। तो मैं कुछ जोड़े यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो आपको याद आएंगे। जैसे अगर बात करें कांच और वायु की, तो कांच जो होगा वो सघन माध्यम होगा, वायु विरल माध्यम होगा। ऐसे ही अगर बात कर लें वायु और जल की, तो जल सघन माध्यम होगा, वायु विरल माध्यम। वायु अगर है तो वो सबसे ज्यादा विरल माध्यम, वायु सबसे ज्यादा विरल माध्यम, ठीक है। तो वायु हमेशा विरल माध्यम पे आप कंसिडर करेंगे, उसके साथ जो भी माध्यम है उसको आप सघन कंसिडर करें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। और जल और कांच में से अगर बात करें तो जल हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा भाई। तो इनको आप इस तरीके से सीरीज में याद रखें, ऑर्डर में, कि अगर ये होगा तो ये सघन ये विरल, अगर ये होगा तो ये सघन ये विरल। ऐसे नहीं याद रखना कि कांच हमेशा सघन होगा या फिर जल हमेशा सघन होगा, नहीं, क्योंकि आपने देखा जल यहाँ पर सघन भी है और यहाँ पर विरल भी है। तो एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन या विरल होता है, ठीक है। वो अपने आप ही सघन विरल नहीं होता, वो किसी दूसरे की तुलना में हम सघन या विरल उसको कहते हैं। डेंसर और रेयरर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसर और रेयरर। तो इसमें एक छोटी सी बात लिख लें, कोई माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन या विरल होता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कोई माध्यम किसी दूसरे माध्यम की तुलना में ही सघन या विरल होता है,
ऐसे नहीं याद रखना है कि कांच विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं अपने इस वाले पॉइंट के ऊपर, जिसको हम अभी बात जिसके ऊपर कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ये जो पारदर्शी कांच है, मैंने क्या कहा था, ये पारदर्शी कांच है, तो कांच क्या हो गया, सघन नहीं। फिर से बोला, कांच क्या हो गया, सघन नहीं। कांच सघन नहीं हुआ। कांच के आजू बाजू देखो दूसरा माध्यम कौन सा है, तो कांच के बाहर क्या होगी भाई, वायु होगी, जाहिर सी बात है। और ये रहा कांच, और फिर इसके बाद इधर की तरफ आ गई वायु। मतलब कांच के आजू बाजू जो है, चारों तरफ जो है वो वायु है, एयर है, और बीच में कांच है। तो दो माध्यम मुझे यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, दो मीडियम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, एक कांच और एक वायु। अब कांच और वायु में से विरल कौन होता है, सघन कौन होता है? तो हम जानते हैं वायु जो है वो विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। ठीक हो गया, कांच जो हो गया वो सघन माध्यम हो गया और वायु जो हो गया विरल माध्यम हो गया। तो बच्चों आपको यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, विरल माध्यम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कहते हैं हम इन्हें इंग्लिश। तो आपको जो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है वो आपको इस विरल और सघन माध्यम से ही याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं आगे की क्लासेस में आपको ये प्रकाश का अपवर्तन समझने में आसानी रहे, तो आप विरल और सघन माध्यम के टर्म्स में ही इसमें बात करें। ठीक है, हालांकि आपके जो बुक में डेफिनेशन मिलेगी, जो कि गलत नहीं भी है, ठीक है, जिसमें ये बात हम करते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ देख रहे हैं एक माध्यम वायु है और वायु से प्रकाश जो है कांच में जा रहा है। भाई प्रकाश यहाँ से यहाँ ही तो जा रहा है, तो इधर का माध्यम क्या है, वायु, इधर का माध्यम क्या है, कांच। तो सही तो बोल रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ना, और फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यहाँ क्या है, कांच, और यहाँ क्या है, वायु। तो सही बात है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। लेकिन हम इस एक माध्यम को हम लोग इन टर्म्स बोले, क्या होगा जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, क्या होगा प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे और थोड़ा मजेदार तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए जो जो चीजें आपने अभी तक समझी हैं। ये फिगर बनाइए, मैं चाहता हूं आप ये फिगर बनाएं। ये हो गई हमारे आपतित किरण, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो ये मुड़ जाती है इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। चलिए लिखिए जरा, इतनी चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे के टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। चलिए तो अब आगे की कहानी समझते हैं। यहां पर अब हम प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेशन जो बात मैं यहां पर लिखूंगा उस पर आप जरूर ध्यान लगाएं और उसको इमेजिन करने की, सोचने की कोशिश भी आप करें। देखिए दो चीजें हो सकती हैं जब प्रकाश किरण, देखो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं जिस चीज को, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी को। प्रकाशिकी जो है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, फिजिक्स की जो है एक ब्रांच है। ठीक है, प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रकाश की प्रकृति, उसके व्यवहार एवं उसके गुणों का अध्ययन हम करते हैं, एवं उसके गुणों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की होगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब प्रकाश किरण ऐसा होगी, जब प्रकाश किरण ऐसा करेगी, जब ऐसा करेगी, जब, तो सारी बात किसके ऊपर हो रही है भाई, प्रकाश को, नाम ही प्रकाशिकी है, हम प्रकाश की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो उस चीज को अपने दिमाग में आप इमेजिन कीजिए, उसको अपने दिमाग में सेट कीजिए और वहां से सोचना शुरू कीजिए कि प्रकाश किरण अभी चल रही है। ठीक है, और ये प्रकाश किरण ऐसा हो सकता है, मैंने क्या कहा था, प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश कहाँ चलेगा, किसी न किसी मीडियम में चलेगा। या तो ये प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण
सपोज अभी बात करते हैं विरल माध्यम में चल रही और वहां से ये सघन माध्यम में प्रवेश करती। देखो प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करेगा, जब माध्यम एक्सचेंज करेंगे प्रकाश किरण। ये बात समझिए। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम में है तो आपको प्रकाश का अपवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, और यह सिर्फ सघन माध्यम में तो नहीं देखने को मिलेगा। चेंज करना जरूरी है, ये तो विरल से सघन में आए या फिर सघन से विरल में आए, चेंज होना जरूरी है प्रकाश किरण के माध्यम का। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या फिर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा भी लिख सकते हैं, या फिर और एग्जैक्टली अगर आप लिखना चाहें संचरण, संचरण यानी प्रोपोगेशन, चलने की जो दिशा है, संचरण की दिशा। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी संचरण की दिशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो हो गए प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन। ठीक है, मैं दो डेफिनेशन लिखने से बचना चाह रहा था, इसीलिए मैंने एक में ही लिख दिया। अब जो बातें मैं दो डेफिनेशन में आपको समझाने वाला हूं उसको यहां पर समझाता हूं। देखिए, अब इसको नोट में लिख लीजिए। ये तो आपका हो गया जो भी आप एग्जाम में लिख के आएंगे नोट में। यदि समझने के लिए, ठीक है, यदि माध्यम एक, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, पहला माध्यम जो है हमारा वो विरल है और दूसरा माध्यम जो है वो सघन है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पहला माध्यम जो है विरल मतलब वायु है और दूसरा माध्यम सघन मतलब कांच है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर पहला माध्यम सघन हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर से अलग हो रहे माध्यम, यहाँ ऊपर सघन विरल माध्यम है और यहाँ नीचे सघन माध्यम है, और अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आ रहा है तो जाना तो उसको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब मैं अभिलंब खींचूंगा तो ये प्रकाश किरण क्या होगी भाई, जाना इसको कैसे चाहिए था, जाना इसको रास्ता इसका इस तरीके से था, है ना। तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, ये थोड़ा सी जो होगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ झुकेगी, अभिलंब की तरफ। ठीक है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, रास्ता तो इसका ऐसे था, देखो। लेकिन यहां पर अगर मैं अभिलंब खींचूंगा तो प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये अंदर की तरफ मुड़ी ना, है ना, अंदर की तरफ मुड़ी, जाना इसको ऐसे था लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ करके ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर, नॉर्मल की तरफ जो है झुक जाती है। नोट डाउन करें इसे। यदि ऐसा हो जाए कि ये दोनों माध्यम जो है इंटरचेंज हो जाए, यदि माध्यम एक हमारा हो गया अब की बार कांच, अगर ऐसा हो गया यानी सघन हो गया, यानी पहला माध्यम हमारा हो गया सघन और दूसरा हो गया विरल।
मतलब ऐसे मानते हैं कि अब की बार प्रकाश कांच में प्रवेश कर चुका है, कांच से में गति कर रहा है और फिर वहां से विरल माध्यम में आ रहा है, मतलब यहां से इधर को आ रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा दूर चले गई, ये अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा दूर चले गई। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये लाइन है जो कि दोनों माध्यमों को अलग कर रही है, जो कि क्या कर रही है, दोनों माध्यमों को सपोज क्या कर रही है, अलग कर रही है। पहले केस में हम मानते हैं कि ऊपर जो है विरल माध्यम है, यानी कि ऊपर वायु है सपोज, और नीचे जो है सघन माध्यम है। ठीक है, रेयरर और डेंसर मीडियम। तो होगा क्या, यहां से प्रकाश किरण आई, यहां से प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये गिरी है, जिस पॉइंट पर इसने सरफेस को टच करा है, उस पॉइंट पर आप क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो ये हमने अभिलंब खींच दिया, इसमें परपेंडिकुलर बोलते हैं अभिलंब। तो ये हमने परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर मतलब होता है ये 90 डिग्री की लाइन। तो जिस पॉइंट पर इसने सरफेस को टच करा है, उस पॉइंट पर आप सरफेस पर एक 90 डिग्री की लाइन खींच देंगे। अब जाना इसको कैसे चाहिए था, रास्ता इसका होना चाहिए था ऐसे, ऐसे ये रास्ता होना चाहिए था, इसका सीधा रास्ता होना चाहिए था, है ना। रास्ता इसका कैसा होना चाहिए था, सीधा। लेकिन इसका रास्ता हो क्या जाता है, इसका रास्ता हो जाता है कुछ ऐसा। तो ये कहां की तरफ आई, जरा सोचने की कोशिश कीजिए। ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये ऐसे जाना चाहिए था। तो ये अंदर की तरफ आ गई ना, आई या नहीं आई। तो किसकी तरफ आई है, किसकी तरफ आई है, इसका नाम क्या है, ये है हमारा अभिलंब, नॉर्मल। तो ये किसकी तरफ मुड़ी है भाई, अभिलंब की तरफ आई है ना। तो इस केस में क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ आएगी। अब दूसरा केस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। इस केस में देखिए, ये रही हमारी प्रकाश किरण, और जहां पर ये गिरी वहां पर हम क्या कर लेते हैं, तुरंत अभिलंब खींच लेते हैं। ये हमने अभिलंब खींच दिया है इस पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जाना इसको कैसे चाहिए था, रास्ता इसका होना चाहिए था बिल्कुल सीधा ऐसा, है ना। रास्ता इसका ये होना चाहिए था, बट हो क्या गया, हो गया कुछ ऐसा। तो इस केस में देखिए, प्रकाश किरण जो है अभिलंब ये रहा, और ये अभिलंब से काफी दूर चले गई आपकी बात, है ना। तो क्या समझा हमने, एक केस में प्रकाश किरण अभिलंब के पास या फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और दूसरे केस में ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर जाएगी। क्या ये बात आपकी समझ में आई है, इसे जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे की बातें करते हैं। इस बात को आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को। घर से एक बार इनको जरूर देखें, समझने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।